हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो बस बिजनेस एनवायरनमेंट का आप पहला पार्ट देख चुके हो और आज दूसरे पार्ट की बारी आ रही है। एक बात बताना चाहता हूं, मैंने इकोनॉमिक्स का फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर, क्योंकि मेरी एप्लीकेशन के ऊपर है, उस पर नोट्स डालना शुरू कर दिया। बच्चों को देखने में दिक्कत आ रही थी तो मैंने उनको सॉर्ट भी किया है कि इस तरह आप देख सकते हैं। मैंने डिमांड के नोट्स डाल दिए हैं, मैंने साथ में थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के नोट्स उसमें अपलोड कर दिए हैं। आज बिजनेस एनवायरनमेंट के चैप्टर के बाद मैं कॉमर्स के भी नोट्स उसमें अपलोड करना शुरू कर रहा हूं, जाकर तुम फटाफट से डाउनलोड कर सकते हो। मगर बात यह है कि तुम्हें मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा और यू आर गुड टू गो। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के पार्ट 2 पर हम आ रहे हैं और आज यहाँ बात करने जाएंगे और पूरा चैप्टर खत्म करेंगे आज के वीडियो के अंदर। तो चलो बॉस, बिजनेस एनवायरनमेंट शुरू कर रहे हैं। साथ में ये बताना चाहता हूं, जिन बच्चों को लगता है कि नहीं मेरे साथ आपको लाइव प्रिपरेशन करनी है, आपने बोर्ड्स एग्जामिनेशन की और साथ में एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, तो अभी समय शुरू हुआ है बॉस। आप फतेह 2023-24 में एनरोल कर सकते हो। या लगता है कि नहीं बॉस मेरे साथ केवल और केवल आपको बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी है, तो स्पार्टन्स का कोर्स आपके पास है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में अगर सीए में रजिस्टर करना है तो आपके पास ये 3 कोर्सेज मेरे पास है करेंटली विचार लाइव, और आप जाकर उसमें एनरोल कर सकते हो। तो चलो बॉस, बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर आ रहे हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट में सबसे पहला टॉपिक जो आज की क्लास में हमें स्टार्ट करना है वो है बिजनेस एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप सुनकर तुम्हें खुश नहीं होना है, ये वो रिलेशनशिप है जो तुमको जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द देंगे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेशनशिप मेरे साथ साथ बनाओ। एक बनाओ यहां पर तुम इनपुट, चलो जल्दी जल्दी से बनाना शुरू करो। पहला कॉलम है इनपुट का, दूसरा कॉलम है आउटपुट का। फटाफट से बना लो सब बच्चे, इनपुट का और आउटपुट का। अब होता क्या है, जनरली सोसाइटी में या प्रोडक्शन एज अ होल अगर मैं बात करूं, तो हम एनवायरमेंट इनपुट्स लेते हैं और इन्वायरमेंट को ही आउटपुट वापस कर देते हैं, ठीक है ना। तो हमने इनपुट्स लिए, प्रोड्यूस किया और इन्वायरमेंट को ही वापस कर दिया, ठीक। अब इनपुट से आपका होता है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। तो जितने बच्चे मेरे को ये देख रहे हैं, ये वीडियो मैं डेडिकेटेड बना रहा हूं 2023-24 बैच के लिए। इसके पहले भी मेरे वीडियोस आए हुए हैं, आप वो भी देख सकते हो, लेकिन हो सकता है उसमें कुछ पार्ट सिलेबस का जो ना रहा हो, उस पर्टिकुलर ईयर मैंने नहीं पढ़ा। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में जितना पूरा सिलेबस में 23-24 का है, मैं सब कवर कर रहा हूं, ठीक है। इनपुट को ट्रांसफॉर्म किया और आउटपुट निकाल दिया, और साथ में एक बहुत बड़ी चीज है फीडबैक। फीडबैक देना बहुत जरूरी है, इसलिए लास्ट पॉइंट आ गया है फीडबैक। जस्ट अ सेकेंड, इसके आगे मैं बढ़ने जा रहा हूं अब, ठीक। मुझे नहीं लगता इसमें बहुत बड़ा कोई टॉपिक था जो ज़्यादा देर तक आपको पढ़ना चाहिए। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप समझ में आ गया, इनपुट को ट्रांसफॉर्म किया, आउटपुट आ गया, इनपुट लिया एनवायरनमेंट में, आउटपुट दे दिया एनवायरनमेंट को, और फीडबैक इनपुट और आउटपुट के बीच में लगा दिया है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। साथ साथ बनाते चलोगे तो बहुत ज्यादा नोट्स पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और अगली बात आ रही है हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कमाल का टॉपिक है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है, और अगर आपके स्कूल में कंपैरेटिव्स जो किसी एमएस में या किसी स्कूल में अगर टेस्ट या पेपर हुए हैं, आप मुझे बताना ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है या नहीं पूछा गया है, ठीक है। पूरी कोशिश करूंगा कि ये वाला टॉपिक जितने ज्यादा एग्जांपल्स के थ्रू बता सकूं उतना बताने की कोशिश करेंगे। नोट्स के अंदर आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा कि क्या लिखकर आना है आपको पेपर में। नोट्स कहां मिलेंगे? मेरे एप्लीकेशन पे जाओ, फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड, ठीक है। चलो बस, फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होता है आइए देखते हैं। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब क्या है? इंडिया में एक स्टोरी सुना रहा हूं तुमको। स्टोरी क्या है बॉस, हमारी कंट्री में ना बहुत बढ़िया सा एक कंपनी थी जो कार बनाती थी। कोई सभी मेरी कार देख के खुश मत हो जाओ, ठीक है। इस कार कंपनी का नाम था मारुति। अब मारुति ने क्या किया? मारुति ने ये देखा कि बॉस पेट्रोल महंगा हो रहा है, बाकी सारी कंपनियां बड़ी बड़ी गाड़ियां बना रही है, तो मैं ऐसा क्यों नहीं मिड सेगमेंट में एंटर करूं और ऐसी गाड़ियां बनाऊं जो फ्यूल एफिशिएंट हैं। जैसे जैसे उसने बनाना शुरू किया और वो धीरे धीरे इस चीज का मार्केट लीडर बन गया। इस चीज को क्या बोलते हैं? फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? पहले मैं भी ऑफलाइन पढ़ाया करता था, कोविड आया उस समय मैं भी यूट्यूब पर आया, लेकिन फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन आईएससी मेरे को मिला मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है ना।
बात समझ में आ रहे हो? समय रहते अगर आपने कोई काम सबसे पहले स्टार्ट कर दिया है तो सोसाइटी का बहुत ज्यादा एडवांटेज आपको मिलता है, ठीक है। और अगर आपने काम ढंग से किया है, आप ढंग से डिलीवर कर रहे हो कंटेंट, आपका ट्रस्ट है लोगों का आपके ऊपर, तो आप पक्का वहां पर सरवाइव करोगे। तो अर्ली फर्स्ट मूवर एडवांटेज तुमको समझ में आ गया है। मारुति का एग्जांपल बताया मैंने आपको मिड सेगमेंट कार्स के ऊपर, ठीक है। बढ़े आगे, अगले टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, जरा आओ फटाफट से। सेकंड पॉइंट कह रहा है अर्ली वार्निंग सिग्नल। अब ये अर्ली वार्निंग सिग्नल क्या है? तुम्हें पता है पहले मारुति ना 800 टाइप की कार बनाती थी, मारुति 800 सुना होगा सब लोगों ने, मेरे घर में भी पहली कार थी मारुति 800। अब हुआ क्या, मार्केट में ना थोड़ी सी नीड्स बदलने लगी। पहले आती थी मारुति की हैचबैक्स, मारुति 800 आती थी मार्केट में, बहुत स्लो स्लो पढ़ा रहा हूं, कहानी जैसा चलेगा ये हमारा टॉपिक। मारुति 800 आती थी, लेकिन मार्केट में धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हो गया, लोगों को ना लंबी गाड़ियां पसंद आने लगी, लंबी गाड़ियां लोग खरीदने लगे भाई साहब। अब लंबी गाड़ियां तो मारुति बनाती नहीं। अब मारुति ने किया क्या, मारुति ने एक अपनी गाड़ी लॉन्च की मार्केट में जिसका नाम था मारुति एस्टीम। एस्टीम, और एस्टीम इसका कभी एड सुना हो तो लोग क्या बोलते हैं, एस्टीम मीन्स व्हाट, एस्टीम बिग। तो मारुति ने अपनी पहली गाड़ी सेडान सेगमेंट में बनाना शुरू किया, लेकिन बाकी कंपनियों से वो आगे कैसे निकली, एक स्ट्रैटेजी फॉलो की कि हम एस्टीम बनाएंगे और इसका प्रोडक्शन सबसे जल्दी करने की हम कोशिश करेंगे। तो अपनी फैक्ट्रीज में मारुति ने कस के प्रोडक्शन करने की कोशिश की, जहां पर बाकी कंपनीज फेल हो रही थी बिकॉज वो डिलीवर नहीं कर पा रही थी कार को टाइम पर। तो मारुति ने क्या किया, अर्ली वार्निंग सिग्नल समझा कि कस्टमर्स धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं दूसरी कार्स के ऊपर, क्यों ना हम दूसरी कार जिस पर वो शिफ्ट कर रहे हैं उस सेगमेंट को लॉन्च करें, और इतनी तेजी से सेगमेंट को लॉन्च करें कि बाकी लोगों के पास अपॉर्चुनिटी ही ना हो हमें बराबरी करने की। और फिर से मारुति मार्केट लीडर बन गया। समझ में आ रही है बात तुम्हें, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगला एग्जाम्पल लेते हैं, अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है हमारे पास कस्टमर फोकस। ये बहुत बेहतरीन चीज है और आप सभी ने ऐसा किया होगा, मतलब मैंने तो किया है। अब मैं तुमको एक कंपनी बताता हूं, HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। इसका एक प्रोडक्ट आया करता था क्लिनिक प्लस। क्लिनिक प्लस याद है किसी बच्चे को? अगर याद है ना तो मुझे जरा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि मैं जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं आपको एग्जाम्पल दे दे के, क्या ये समझ में आ रहा है? मैं पहले लिख लिख के पढ़ाता था, मैंने स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज की। अगर लगता है कि नहीं बॉस मुझे भी आप लिख कर पढ़ाइए, थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा अच्छे बच्चों को समझ में आएगा। HUL का एक प्रोडक्ट हुआ करता था क्लिनिक प्लस। क्लिनिक प्लस ना पहले बॉटल्स में आता था, बॉटल्स में, ठीक है ना, शैम्पू का इनका बॉटल्स आती थी। फिर इन्होंने देखा कि कस्टमर ना बॉटल खरीदने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। क्या हम मिड रेंज जो कस्टमर होते हैं, जो जो मिडिल क्लास कस्टमर्स हैं ना, वो क्लिनिक प्लस की बॉटल नहीं खरीद रहे। तो इन्होंने क्या किया, छोटे छोटे सैशेज बना दिए, सैशेज बनाए, एक एक रुपए में शैम्पू बांटना शुरू कर दिया। तो इस क्या हुआ, कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई किया और एकदम से बूम, दे एंटर इनटू मार्केट और मार्केट लीडर बन गया उनका ये प्रोडक्ट। तो उसके बाद तुम देखो तो सारे शैम्पू जितने भी आते हैं मार्केट में, उनके बॉटल्स भी आती हैं और उनके सैशेज भी आते हैं। तो कस्टमर फोकस, आई गेस आप तुमको समझ में आ रहा, कस्टमर की नीड्स को पहचानना एंड अपने प्रोडक्ट को उनके अकॉर्डिंग, कस्टमर के अकॉर्डिंग ढालकर मार्केट में उतार देना, कस्टमर फोकस कहलाता है। बढ़े आगे तो बस, और अगले पॉइंट पर आने जा रहे हैं। अगला पॉइंट है हमारा स्ट्रैटेजी फॉर्म्यूलेशन। अब ये स्ट्रैटेजी फॉर्म्यूलेशन क्या है, एक एग्जांपल लेकर इसको भी समझाने की कोशिश करते हैं। आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा, इंडिया में बहुत फेमस है, ITC, इंडियन टोबैको कंपनी। अब ITC फेमस किस लिए थी, टोबैको के लिए, लेकिन आज की डेट में ITC फेमस किस चीज के लिए है, किस चीज के लिए, होटल्स के लिए, होटल। अब ITC ने ये देखा कि इंडिया में ना बहुत स्कोप है टूरिज्म का, और हम लोग टोबैको बनाते हैं, टोबैको हमारी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं से मजबूत कर रहा है, लेकिन इवेंचुअली वो लोगों के लिए हार्मफुल है। तो ITC ने डिसाइड किया, एक स्ट्रैटेजी बनाई,
irrespective of the tobacco product which they are making, we will enter into a new product category and we will go into travel and tourism. इसलिए उन्होंने होटल्स बनाना शुरू किए और आज की डेट में आईटीसी मार्केट लीडर है when it comes to tourism in India. क्लियर? स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन तुमको समझ में आ गया। नीड को आइडेंटिफाई करते अपने बिजनेस की एक अलग जोन, आपने एक अलग प्रोडक्ट लाइन ही खोल दिया, उसे बोलते हैं स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। क्लियर है? या आईटीसी वाला एग्जांपल, जितने भी एग्जांपल दे रहा हूं आप पेपर में कोट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आते हैं कोपिंग विद चेंज। ये इसका ना मैं एग्जैक्टली तुमको वो एग्जाम्पल नहीं दे पाऊंगा जो तुम बुक में लिखोगे, लेकिन ये मैं अपना रियलिस्टिक एग्जाम्पल बताता हूं। कोपिंग विद चेंज का मतलब क्या है? इनिशियली जो हमारी कंपनी है ऑब्सेशन, अब ऑब्सेशन क्या करती थी? ऑब्सेशन ना अपना ब्रिक एंड मोटार मॉडल पर चल रही थी। ब्रिक एंड मोटर मतलब एक ऑफलाइन सेंटर था, वहां बच्चे पढ़ने आते थे, व्हाइट बोर्ड पे हम पढ़ाते थे, बच्चों को नोट्स देते थे, काम चल जाता था। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि डिजिटलाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है। बच्चों को अब किताब देखकर पढ़ने की आदत कम से कम डालनी चाहिए और बच्चों को हर चीज रिकॉर्डेड मोड पर भी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आज की डेट पे हम ब्रिक एंड मोटार मॉडल पे नहीं ऑपरेट करते हैं। लखनऊ में अगर आप आएंगे तो हमारे 2 सेंटर्स हैं जो कि हाइब्रिड सेंटर हैं। हम बच्चों को वहीं से पढ़ाते भी हैं और सारे नोट्स वगैरह सब डिजिटली देते भी हैं और क्लास के रिकॉर्डिंग भी डिजिटली देते हैं। तो हमने क्या किया? हमने आइडेंटिफाई किया कि भाई मार्केट एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है और उसके हिसाब से हम भी अकस्टम्ड होते चले गए, खुद को चेंज करते चले गए। इसलिए अब ऑब्सेशन ऑफलाइन में भी है और ऑनलाइन में भी ठीक ठाक कर रहा है। समझ पे आया? जैसे पिछले साल हमारे पास करीबन 1,500 बच्चे थे, जैसे कई बच्चे इस बार आईएम्स में गए हैं, जैसे कई बच्चे इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जाएंगे। तो ऐसा कर करके चीज़ें चेंज हो रही हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन के ब्लेंड के साथ, और बच्चों के ट्रस्ट के साथ हम चल रहे हैं। मैंने इसमें अपना एग्जाम्पल दिया, ये आप एग्जाम्पल स्कूल में मत कोट करके ना, मतलब टीचर बोले क्या है यार ये प्रमोशन वाला एग्जाम्पल दिख रहा है। लेकिन तुम्हें कोपिंग विद चेंज का एग्जैक्ट मतलब समझ में आ गया होगा, दैट्स फॉर श्योर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट पर आते हैं बेटा। अगला पॉइंट है पब्लिक इमेज। आज की डेट में सोशल मीडिया के जमाने में जो सबसे ज्यादा जरूरी है ना, वो पब्लिक इमेज ही है। अब पब्लिक इमेज क्या होती है और एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं तुमको बताना चाहूं तो पब्लिक इमेज में बताऊं, जैसे कि मान लेते हैं एक कंपनी है टाटा और रिलायंस। अब ये कंपनी क्या कर रही है ना, इन्होंने ऑलमोस्ट सब कुछ अचीव कर रखा है। अब ये पैसा लोगों के अच्छे कॉज में खर्च कर रही है। जैसे टाटा अपनी टाटा कैंसर हॉस्पिटल बनाते हैं, टाटा का ट्रस्ट है, रिलायंस अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा कर रहा है। तो मतलब लोगों से लिया और लोगों के लिए काम करने वाली चीजें ये करने लगे। इससे क्या हो गया, जो जनरल पब्लिक है ना उनका ट्रस्ट बढ़ने लगा। जनरल पब्लिक कहती है नहीं भैया टाटा अच्छी कंपनी है, रिलायंस अच्छी कंपनी, महिंद्रा अच्छी कंपनी है, बिकॉज ये लोगों के लिए, ये सोसाइटी के लिए काम करते हैं, जिसकी वजह से इनकी पब्लिक इमेज इंप्रूव हुई। और आज की डेट पे अगर इनके शेयर मार्केट के प्राइस देखेंगे तो शायद एक लेने में चली जाए। एमआरएफ का अगर लेने कोशिश करो, बात समझ आ रही पब्लिक इमेज क्या है? ठीक है, ऑल सॉर्टेड एंड डन। चलो बॉस, अब आते हैं लास्ट पॉइंट पर इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के, वो है कंटिन्यूअस लर्निंग। कंटिन्यूअस लर्निंग का मैं तुमको छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। क्या होता है कि आज की डेट में ना, लेट्स से अगर आप काम करते हो एसबीआई बैंक में, एसबीआई बैंक क्या कहती है कि यार ऐसा है यार, चैट जीपीटी आ गया है, चीजें बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चल रही हैं, तो अपने एम्प्लॉयज को वो ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं। अब हो सकता है वो ट्रेनिंग इंडिया में होती हो तो इंडिया में कराएंगे, बाहर होती है तो बाहर कराएंगे। मतलब ट्रेनिंग, पढ़ाई, एजुकेशन, ये कंटिन्यूअसली हर एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय भी कर रहा है, बिकॉज जो एनवायरनमेंट है वो बहुत डायनेमिक है। हर 2 साल में टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, इसलिए वी शुड लर्न न्यू थिंग्स एट अ रैपिड पेस, ताकि हम मार्केट से ऑब्सोलीट ना हो जाए। क्लियर है? तो कॉन्टिन्यूअस लर्निंग की भी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। तो इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में मैंने बताए हैं तुमको 7 पॉइंट। 5 पॉइंट तो मिनिमम आपको प्रिपेयर करने ही करने हैं, बिकॉज उन 5 पॉइंट से आपका बोर्ड्स एग्जामिनेशन में मजा आ जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है? ऑल सॉर्टेड एंड डन। आगे बढ़े, अगले टॉपिक की तरफ आ जाए ना, तो चलो बॉस अगले टॉपिक की तरफ आते हैं और गतिविधि आगे बढ़ा रहे हैं। अगला टॉपिक है हमारा डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब ये डायमेंशंस बहुत
बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, लेकिन धीरे धीरे करके शुरू करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं। तो डायमेंशंस में बेसिकली दो चीजें आती हैं। एक है बेटा माइक्रो एनवायरनमेंट, मेरे साथ साथ लिख लोगे तो हैंडमेड नोट्स का तो कोई भी तोड़ नहीं है, भले जितना भी मैं आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल दे दूं, जो आपने लिखा है वो सर्वोच्च है। ठीक, माइक्रो एनवायरनमेंट और दूसरा है बच्चा मैक्रो एनवायरनमेंट। ये दो डायमेंशंस होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो के अंदर हमें दो फैक्टर्स पढ़ने हैं, इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है ना, माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो और मैक्रो भी होगा क्या, मैं सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं। इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं, और मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर हमें पढ़ना होता है पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस, ठीक है, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ये सारी चीजें पेस्टल एनालिसिस हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट से और धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे। ऑल राइट, अगर तुमसे कोई ये पूछ ले कि साहब ये माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है, कोई अगर हमसे पूछ ले ये माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है, वो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या मैंने बोला, वो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं वो माइक्रो एनवायरनमेंट में आते हैं। लिखोगे क्या, मेरे साथ साथ लिख लो, ऑल दोस इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, all those internal and external factors which directly influence on working of business, क्लियर हो गया सभी लोगों को? कोई पूछेगा तो आप समझा दोगे ना उसको कि भाई माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है, ऑल दोज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ बिजनेस। बराबर 6, बढ़ जाए आगे। चलो बॉस बढ़ते हैं। ऑलराइट। तो बॉस अब इंटरनल फैक्टर्स हम पढ़ने जा रहे हैं। इंटरनल फैक्टर्स के एक एक पॉइंट को कोशिश करूंगा कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूं, बिकॉज मैंने ये थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है पढ़ाने का। लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि बॉस आपको ये पैटर्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिकॉज मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि जितना एग्जाम्पल से आपको समझा पाऊं प्लस जितना थियोरेटिकल स्टडी मटेरियल है वो अपने आप पर दे दूं, तो आपकी प्रिपरेशन एकदम बढ़िया से हो जाएगी। तो ये कॉर्पोरेट कल्चर क्या होता है सर? आपने कल्चर सुना है, डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट कल्चर होता है। जैसे कि एक कंपनी है गूगल, ठीक है ना। अब गूगल में कोई ड्रेस कोड नहीं है, गूगल में तुम जो मर्जी आओ पहनकर जैसे मर्जी काम करना चाहो तुम वैसे कर सकते हो, ठीक है ना, कोई ड्रेस कल्चर नहीं है। वेयर एज दूसरी कंपनीज में एक कोड ऑफ फॉर्मल अटायर का होता है। तो हर कंपनी का एक अलग कल्चर है। जैसे अगर आप देखो इन्फोसिस एक कंपनी है, नारायण मूर्ति, आपने सुना होगा, तो स्पेलिंग ही गलत हो जाती है यार, स्पेलिंग सही करें सबसे पहले तो। चलो भाई, इन्फोसिस एक कंपनी है। अब इन्फोसिस में क्या होता है, नारायण मूर्ति जी ने क्या एक कल्चर डेवलप किया कि जितना भी स्टाफ है, चाहे वो क्लास 4th एम्प्लॉय हो, सफाई का काम करता हो, पानी पिलाने का काम करता हो, या वो सीईओ, सब साथ में बैठकर लंच करने का प्रोविजन था। प्री कोविड की बात कर रहा हूं, जब तक ऑफिस जाते थे लोग, तो ऐसा कल्चर डेवलप किया था। तो इससे होता क्या है, इससे एक वैल्यू सिस्टम, इससे एक बिलीफ बनता है। लोग आपस में इंटरकनेक्टेड फील करते हैं। उनको लगता है कि जो मेरा बॉस है, जो मेरा डायरेक्टर है, जो कंपनी का ओनर है, वो हमारे जैसा ही है, वो हमारे बारे में सोचता है, जिससे कंपनीज में जितने भी स्टाफ होते हैं वो उनका मोरल बूस्टेड रहता है और कंपनी के लिए वो अच्छे से काम कर सकते हैं। तो ये कॉर्पोरेट कल्चर डायरेक्टली इंफ्लुएंस करता है आपके बिजनेस की एक्टिविटीज के ऊपर। इसीलिए इंटरनल फैक्टर क्यों है सर? इंटरनल फैक्टर इसलिए है बिकॉज कॉर्पोरेट कल्चर हर कंपनी खुद डेवलप करती है, ठीक है ना। बॉस आगे बढ़ते हैं अगली बात पर, और अगली बात क्या है हमारी? अगली बात है मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है? अलग अलग कंपनी का अलग अलग मिशन होता है, और उस मिशन से अगर आपका एम्प्लॉय भी जुड़ जाए
मतलब जो आपका मिशन है वही आपके सारे स्टाफ का मिशन है, तो वो उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। जैसे जियो जो एक कंपनी है हमारी कंट्री के अंदर, उसका ऑब्जेक्टिव है कि हम एक रिवॉल्यूशन लेकर आए इन इंटरनेट सेगमेंट, ठीक है ना, जो वो काफी हद तक कर भी चुके हैं। आज आप और हम जो पढ़ रहे हैं यूट्यूब के हेल्प से, वो बिकॉज ऑफ रिलायंस, बिकॉज ऑफ अंबानी बाबा है। तो भाई जियो ने क्या किया, जियो ने एक मिशन सेट किया कि बॉस 2023 में हम 5G लेकर आ जाएंगे पैन इंडिया में, और पूरी हद तक कोशिश उनकी यही है कि 2023 तक, इस साल तक मोस्ट प्रोबेबली 5G पूरे इंडिया में आ जाएगा। मिशन एंड ऑब्जेक्टिव समझ में आया? ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। और अगला जो थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है वो है टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। अब तुम एक बात समझना कि टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर का पॉइंट थोड़ा ट्रिकी क्यों है। टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में अगर देखो तो ऊपर में क्या आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और सबसे नीचे क्या आते हैं, मोस्ट प्रोबेबली एम्प्लॉइज, बाकी एम्प्लॉइज जो सबसे ज्यादा नंबर पे होते हैं, लेबर्स और ये सारी चीज। अब टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ना ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लेता है जिससे कंपनी के ऊपर कुछ गलत इफेक्ट हो। ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लेता जिससे एम्प्लॉइज को निकाला जाए। तो उससे क्या बिलीफ होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज के बीच में एक सामंजस्य बैठा होता है। सामंजस्य मतलब समझते हो ना, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप होती है। दोनों एक दूसरे को समझते हैं और दोनों कंपनी के हित में काम करना शुरू कर देते हैं। तो टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैसा सोचता है उससे एम्प्लॉइज के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। अगर एम्प्लॉइज को ये एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप हो जाए कि बॉस, जो हमारा बॉस है या जो हमारा डायरेक्टर है वो हमारे लिए सोच रहा है, हमारे लिए काम करने के लिए तैयार है, तो हम तो पूरी जिंदगी, हम वो एक मीम नहीं है, हम जान दे देंगे यार आपके लिए, अमित शाह जी की एक वो है। तो एम्प्लॉइज जान देने को तैयार हो जाते हैं कंपनी के ओनर्स के लिए। ठीक है, बात समझ में आया? क्लियर है? तो इसके अंदर बहुत सारी बातें की हुई हैं कि किसी का कितना शेयर होता है। जैसे टाटा में मैक्सिमम शेयर टाटा ट्रस्ट के पास है। सिमिलरली कुछ कंपनी विप्रो है तो उसके पास मैक्सिमम पैसा खुद के ओनरशिप के पास है। तो इस तरह की भी बातें इसके अंदर की गई हुई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। और फोर्थ पॉइंट क्या है, पावर स्ट्रक्चर। पावर स्ट्रक्चर में बात बताना चाहूं कि बॉस, जिस कंपनी में, ठीक है ना, जिस कंपनी में शेयर होल्डर खुश, एम्प्लॉय खुश, उस कंपनी की ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। अब शेयर होल्डर और एम्प्लॉय को कैसे खुश किया जाए, जो भी हमारा सुपीरियर है उसका सबऑर्डिनेट से कैसा रिलेशनशिप है, सबऑर्डिनेट का उनके नीचे वाले एम्प्लॉय से कैसा रिलेशनशिप है, इससे इस पर पूरी कंपनी का फ्यूचर डिपेंडेंट होता है। तो पावर स्ट्रक्चर कितना अच्छी तरीके से डेलीगेट किया जा रहा है, इससे आपका कंपनी की डिसीजन मेकिंग पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इतना ही बात आपको यहां तक पढ़नी है। आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी। तुम्हें यह पता है कि जिसकी जितनी ज्यादा गुडविल उतना ज्यादा ग्रोथ होगा। जैसे मैं अभी बता रहा हूं, थोड़े दिन पहले वो हेडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी जिसकी वजह से अंबानी बोल रहा हूं, सॉरी, अडानी ग्रुप की वैल्यूएशन बहुत सीरियसली वो कम हो गई थी। लेकिन हुआ क्या, लोगों को अडानी के ऊपर भरोसा ज्यादा है क्योंकि इतने ज्यादा बिजनेस में वो इन्वॉल्व है। आज के डेट में वापस से वो इतना ग्रो कर गए। तो आपकी जो ब्रांड इमेज है उतनी ही ज्यादा आपकी मार्केट में शेयर्स का प्राइसेस होगा, उतना ही ज्यादा आप ग्रो करने वाले हो। तो कंपनी के लिए बहुत जरूरी है कि उसकी ब्रांड इमेज और ब्रांड इक्विटी कैसी है। आगे बढ़ते हैं और लास्ट पॉइंट पर आते हैं। लास्ट पॉइंट है ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज। ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज का मतलब यहां पर यह है कि आपका जो एम्प्लॉय है, जो आपके वर्कर्स हैं, वो आपके लिए कितना डेडिकेटेड है। सिंपल, अगर जितने ज्यादा, जैसे टाटा कंपनी की एग्जांपल दो, टाटा, टीसीएस और स्टील प्लांट और मोटर्स, इन सब के एम्प्लॉइज ना टाटा ग्रुप को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं बिकॉज वो इतना लॉयल होते हैं। आपने वो ताज ग्रुप वाला इंसिडेंट सुना होगा, जब ताज पर हमला हुआ तो वहां के जो वर्कर्स थे उन्होंने आर्मी जैसा काम किया। उन्होंने सारे जितने भी गेस्ट थे उनको इवैक्यूएट कराने, खाली कराने में हेल्प किया। देवर ट्रीटेड एज अ गार्ड, मतलब थे वो शेफ लेकिन उन्होंने बिहेव ऐसा किया कि वो सोल्जर्स हैं। इसलिए टाटा की आर्मी, टाटा के एम्प्लॉइज टाटा के लिए बहुत लॉयल होते हैं। तो अगर ह्यूमन रिसोर्स आपके लिए लॉयल है तो आपको ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई सभी लोगों को। अब आते हैं हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर।
अभी एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या आता है, पहला पॉइंट है बेटा कस्टमर। कस्टमर का मतलब क्या है, बस मेरा कस्टमर ये सोच रहा है, आज की डेट में अगर मैं एक एग्जांपल लेकर बताऊं आपको, लेट्स से आज की डेट में अगर मैं आपको एग्जांपल लेकर बताऊं कि भाई जो कस्टमर था ना, पहले वो क्या करता था ना, पहले वो साबुन से नहाता था, सोप। फिर उसने बोला यार सोप नहीं है मुझे ना, चाहिए अब शैम्पू। शैम्पू के बाद वो आया कि नहीं शैम्पू बड़ा महंगा पड़ रहा है, उसने उठा लिया सैशे। आज की डेट में क्या हो रहा है, कस्टमर की डिमांड चेंज हो रही है, वो बोल रहा है कि ना मैं सोप से नहाऊंगा ना मैं शैम्पू लूंगा, और ये तो बहुत चीप हो गया, मुझे चाहिए बॉडी वॉश। अब मेरी त्वचा को साफ केवल बॉडी वॉश कर सकता है। तो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग अगर प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया, आप कभी फेल नहीं होगे। HUL एक परफेक्ट एग्जांपल है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, पहले वो सोप्स बनाती थी, फिर अलग अलग कंपनी के ब्रांड से शैम्पू बनाना शुरू कर दिया, फिर एकदम बॉडी वॉश की सेगमेंट में उतर गई, और आज की डेट में इसीलिए मार्केट लीडर है, बिकॉज उसका फोकस कस्टमर है, कस्टमर क्या चाह रहा है हम वो बनाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगले पॉइंट पर आ जाए, अगला पॉइंट है कॉम्पिटिटर्स। अगला पॉइंट है मेरी जान कॉम्पिटिटर्स। और कॉम्पिटिटर्स का मतलब क्या है, कॉम्पिटिटर्स का एक परफेक्ट एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको कि अगर मैं ये देखूं कि पेप्सी क्या कर रही है और कोको कोला क्या कर रहा है। कोको कोला कहता है कि बॉस मैं अपने थम्स अप के प्रोडक्ट पर सलमान खान को उतार दूंगा। पेप्सी कहती है अच्छा तुम सलमान खान को उतारो, मैं शाहरुख खान को ले आऊंगी, दिल मांगे मोर वाला मैं ऐड बना दूंगी, सचिन तेंदुलकर को लेकर आ जाऊंगी। तो कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर क्लोजली आपको वॉच रखना है, ऐसा ना हो जाए कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपके कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट के ऊपर शिफ्ट हो जाएं और आपका बिजनेस सफर करने लगे। तो अगर आपको बिजनेस ग्रो करना है तो अपने कस्टमर पर तो ध्यान देना ही देना है, उससे ज्यादा ध्यान आपको कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजी पर देना पड़ेगा कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो हम नहीं कर रहे हैं, हम कहीं लैक ना कर जाएं और हमारा कस्टमर बेस कहीं शिफ्ट ना हो जाए। तीसरे पॉइंट पर आते हैं सप्लायर्स। आज की डेट में परफेक्ट एग्जांपल सप्लायर का है, और सप्लायर की मैं अगर छोटी सी मैं बात बताऊं, एग्जांपल तुमको दे रहा हूं। थोड़े दिन पहले जब पेप्सी मार्केट में आ रही थी, कोको कोला मार्केट लीडर हुआ करता था, और पेप्सी ने क्या किया, पेप्सी ने सारे कोको कोला खरीद लिए और सारे कोको कोला की बोतल्स को तोड़ दिया। उस समय जो कोको कोला की बोतल थी ना वो ग्लास की आया करती थी, आज भी आती है लेकिन अब प्लास्टिक से रिप्लेस कर दिया। तो पेप्सी मार्केट पूरी कोको कोला खरीदी और तोड़ दी बोतल। अब कोको कोला को वापस मार्केट में आने में टाइम लग गया, और पेप्सी ने क्या किया, पूरी मार्केट को के कब्जा जमा लिया। क्यों, बिकॉज वहां पर कोको कोला के सप्लायर्स लिमिटेड थे बॉटल्स के। अगर सप्लायर्स आपके ट्रस्टवर्दी हैं और सप्लायर्स आपके डाइवर्सिफाइड हैं, आपकी मार्केट कोई भी नहीं छीनता है। इसलिए सप्लायर्स का जमा रहना, सप्लायर्स का आपका डाइवर्सिफाई होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सप्लायर्स कैसे रोल प्ले करते हैं आपके बिजनेस में समझ में आ गया। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है, बिकॉज बिजनेस के बाहर की चीजें हैं। लास्ट पर आते हैं मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज या मिडिलमैन। हमें कभी भी मार्केट में अगर सामान बेचना होता है ना, तो हमें एक मिडिलमैन की जरूरत पड़ती है, जो लोकल हो, जो लोकल मार्केट को पहचानता हो और अपने प्रोडक्ट को मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मादा रखता हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल तुमको बताऊं अगर इस चीज का, भी अभी मैंने थोड़े दिन पहले बोट एक कंपनी है ना जो अमन भैया की है, तो वो उसमें क्या हुआ, अमन गुप्ता की जो कंपनी, उनका ही मैं एक एग्जांपल सुन रहा था, तो उन्होंने क्या बताया कि भाई जो उनके ईयरफोन्स है ना, उनके ईयरफोन्स ना लोकल मार्केट वाले अपनी दुकान पे नहीं रख रहे थे। लोकल मार्केट वाले अपनी दुकान पर रख ही नहीं रहे थे। जैसे एक मार्केट है, अगर दिल्ली में जाओ तो एक गफ्फार मार्केट है। गफ्फार मार्केट या खान मार्केट अगर आपने सुना हो, तो खान मार्केट ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बड़ी फेमस मार्केट है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले गए ये खुद ही बात करने के लिए खान मार्केट में कि बॉस हमारे ईयरफोन्स रख लो। तो उसने कहा कि कौन सी कंपनी, बोट और ऐसी बहुत चाइनीज कंपनी आती है, सुबह आती है शाम को चली जाती है, हम नहीं रखेंगे तुम्हारा सामान। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी मम्मी को भेजा मार्केट इन दुकान के ऊपर, और दुकान वाले से बोला बोट है। तो कस्टमर ने, दुकान वाले ने बोला बोट तो नहीं है। फिर अपनी वाइफ को भेजा और यहां बोला बोट है, उसने बोला नहीं बोट तो है ही नहीं। ठीक है ना। फिर क्या हुआ, फिर एक अपने और रिलेटिव को भेजा और उनसे बोला कि भाई बोट के स्पीकर्स हैं, उसने बोला मेरे बोट नहीं है। अब कंपनी ने क्या कहा कि एक मिडिलमैन जो मार्केट में सामान रखवाता था उसको फोन किया और बोला कि मुझे बोट की सप्लाई चाहिए।
ठीक है, तो मिडिलमैन बहुत जरूरी है। मिडिलमैन आपके प्रोडक्ट को सही मार्केट पे फिट कर सकते हैं सो दैट कस्टमर्स को सामान रेगुलरली और टाइम पर मिलता रहे। मिडिलमैन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। समझ में आ गया सभी बच्चों को? फिर आगे बात करते हैं फाइनेंशियरीज। अगला पॉइंट है हमारा फाइनेंशियरीज, मतलब होता है पैसे हमें प्रोडक्शन एक्टिविटी या सप्लाइंग एक्टिविटी में जो लोग होते हैं ना, जिनसे पैसे मिलते हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, जो हमारे फाइनेंशियरीज होते हैं, उनका बहुत ध्यान रखना है कि सही समय पर सही रेट पर हमें पैसे मिल सकें सो दैट हमारी बिजनेस एक्टिविटी कहीं से भी इन्फ्लुएंस ना हो और साथ में जो हमारे फाइनेंशियरीज हैं उनको प्रॉपर रिटर्न हम दे सकें, उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमारी कंपनी में लाए करता रहे। ठीक, बस इतनी सी बात बतानी है। और साथ में लास्ट है पब्लिक। अब पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को चाहिए सही सामान सही रेट पे, और कुछ ऐसा काम भी करते रहो जो सोसाइटी को बहुत मतलब सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाता रहे। तो पब्लिक के लिए भी काम करना जरूरी है। ऐसे प्रोडक्ट, सही प्रोडक्ट एट सही रेट आपको देने पड़ेंगे, और साथ में कुछ ऐसा भी काम करना है जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इंप्रूव कर सके। आपका काम डन। तो यहां पर मैंने माइक्रो एनवायरनमेंट के सारे इंटरनल फैक्टर्स और सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको पढ़ा दिए हैं। अब बढ़ने जा रहे हैं हम लोग अगले टॉपिक पर। लेकिन मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूं कि आज का वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं यहां पर आज का वीडियो कंक्लूड करूंगा। आई एम रियली सॉरी, मैंने बोला था आपसे कि 2 वीडियोस में मैं आपको पूरा बता दूंगा, लेकिन एक वीडियो और देखना पड़ेगा बॉस, जिसमें हम लोग बढ़ रहे होंगे अपने मैक्रो एनवायरनमेंट पेस्टल एनालिसिस। मैंने बहुत अच्छा प्लान किया है कुछ पेस्टल एनालिसिस के लिए, तो वो पढ़ेंगे, फिर स्वॉट एनालिसिस पढ़ेंगे, तब जाके ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा होगा। रियली सॉरी, 2 पार्ट आज देख लीजिए और एक वीडियो और आएगा जिसमें आप ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। दिस इज शुभम जगदीश। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने और अपने क्लासमेट्स